मैं डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये पार्ट लास्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट का। वेरियस टाइप्स ऑफ एनेथैल्पी चेंजेस, तो कितनी तरह की ऊष्माओं में परिवर्तन हो सकता है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो सकता है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो गुणों के आधार पर हम अभिक्रिया ऊष्मा को अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी संभवन की ऊष्मा। दूसरा दहन की ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तीसरा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे वाष्पीकरण की ऊष्मा, जलयोजन की ऊष्मा, तनुकरण की ऊष्मा, संक्रमण की ऊष्मा, आयनन की ऊष्मा। तो ये सारी जो हैं, या तो ऊष्मा भी बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंजेस आपके एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो संभवन की ऊष्मा को अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है या पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है, उसको हम संभवन एंथैल्पी कहते हैं। यानी जब एक मोल कंपाउंड में बनने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट होते हैं और उस वक्त जो चेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ हीट है वो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच, सबस्क्रिप्ट में हम एफ लिख रहे हैं फॉर्मेशन के लिए। अभिक्रिया परिवर्तन के दौरान ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। अगर हम इस अभिक्रिया को मानक परिस्थितियों में कराते हैं, मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिर उस वक्त जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या मानक संभवन ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण अगर समझें तो मानक संभवन ऊष्मा को हम डेल्टा एफ एच 0 से लिखेंगे। और जैसे हमने ग्रेफाइट लिया है, कार्बन, सिंपल कार्बन, और अगर हम रिएक्शन में कार्बन तत्व के साथ हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, पदार्थ मीथेन। और उस वक्त हमने कंडीशन स्टैंडर्ड रखी हैं, तो डेल्टा एफ एच 0 किसके बराबर हो गया, 74.18 किलो जूल। यानी इतनी ऊष्मा तत्वों के संयोग के समय अवशोषित होगी। दूसरा उदाहरण लें, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनने का। तो H2 गैस प्लस आयोडीन गैस दोनों रिएक्ट करती हैं, क्या बन रहा है, HI गैस। और इस वक्त जो ऊष्मा अवशोषित हो रही है मानक परिस्थितियों में वो कितनी है, 25.94 किलो जूल। दूसरी तरह की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन या दहन की ऊष्मा। तो जैसा दहन की ऊष्मा का मतलब एक पदार्थ के एक मोल, हम क्या ले रहे हैं यहाँ, एक मोल, और एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो पूर्णतः ऑक्सीकृत करते समय जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ या जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन यानी दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहते हैं। कंबशन सी से है तो हमने इसको लिखा डेल्टा एच, सबस्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं सी। मानक परिस्थितियों में यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब ले रहे हैं तो उस वक्त जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा हम उसको मानक दहन ऊष्मा कहेंगे। एग्जाम्पल हम बेंजीन का ले रहे हैं। बेंजीन की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है और उस वक्त मानक परिस्थितियाँ रखी गई, तो प्रोडक्ट में बेंजीन हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, तो क्या बन रहे हैं उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 3H2O लिक्विड। साथ ही साथ जो दहन की ऊष्मा है वो कितनी है, 780.0 किलो कैलोरीज।
नेगेटिव साइन मतलब इतनी ऊष्मा तंत्र के द्वारा बाहर निकल रही है जब अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें मीथेन गैस का, तो मीथेन गैस की जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है H2O, और उस वक्त ऊष्मा जो बाहर निकल रही है वो -890.3 किलो जूल है। और ये दोनों ही अभिक्रियाएं मानक परिस्थितियों में हैं, इसलिए ये मानक दहन ऊष्मा कहलाएगी। दहन ऊष्मा का मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स यानी अपर रूप पर भी निर्भर करता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस की दहन की ऊष्मा हीट ऑफ कंबशन निकाल रहे हैं और अगर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से, तो उस परिस्थिति में जो निकलने वाली ऊष्मा है वो है -58.48 किलो कैलोरी। और अगर हमने यही रिएक्शन सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई है तो ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, -68.3 किलो कैलोरी जूल। क्यों? क्योंकि जब 100 डिग्री पे कराते हैं तो क्या हो जाता है, पानी गैस के रूप में मिलता है, गैसीय अवस्था होती है, जबकि 25 डिग्री पे कराते हैं तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद है वो लिक्विड या द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लें तो कार्बन के जो दो अलग अपर रूप हैं, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, और अगर हीरे की हम ऑक्सीजन के साथ दहन की ऊष्मा निकालते हैं तो वो आती है -94.18, जबकि ग्रेफाइट की निकालते हैं तो थोड़ी सी कम आती है -93.73। तो इसका मतलब पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं पर, अपर रूपों पर भी दहन ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। अब एप्लीकेशंस की ये जो दहन ऊष्माएं हैं वो किस उपयोग में आती हैं, तो सबसे पहले दहन ऊष्मा की गणना करने के साथ हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं, हम संभवन ऊष्माओं यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना आराम से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, जैसे मीथेन की दहन की ऊष्मा का हम उपयोग करके मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। क्या अभिक्रिया हो रही है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ जो कि दहन की अभिक्रिया है तो ऑक्सीकृत हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस पानी बन रहा है और सब गैसीय अवस्था में हैं, और हमने अभिक्रिया को मानक परिस्थितियों में कराया है। उस वक्त हमें दहन की ऊष्मा पता है -21.0 किलो कैलोरी। अब मानक ऊष्मा या दहन की ऊष्मा ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, प्लस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक बना है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी बने हैं, तो 2 इंटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस रिएक्टेंट क्या है, मीथेन, तो डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, ये किसके बराबर हो गई, 21.0 किलो कैलोरी जो हमारी दहन ऊष्मा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की दहन की ऊष्मा और पानी की दहन की ऊष्मा पता है, जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की दहन की ऊष्मा क्या है -94.3, पानी की कितनी है -58.0, जो कि हम पहली वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। पानी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 21.0 टोटल रिएक्शन की, तो इन सब को जोड़ने पर क्या आया -179.3 किलो कैलोरी, जो कि क्या है, मीथेन की संभवन ऊष्मा। दूसरा क्या एप्लीकेशन है, ईंधन की ऊष्मा उत्पादकता यानी कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी भी पदार्थ के अगर 1 ग्राम मात्रा को पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने पर जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम पदार्थ की
ऊष्मा उत्पादकता या कैलोरी मान कहते हैं। क्या है इसका मतलब कि कम ईंधन काम में लेने पर भी अधिक ऊष्मा का उत्पादन किया जाए। तो इसका मतलब हमें ऐसे पदार्थ पता करने होंगे कि जिन्हें हम 1 ग्राम ऑक्सीकृत करें और हमें ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त हो। तो इस प्रकार ऊष्मा उत्पादकता ज्ञात अगर हमें होती है तो हम उस हिसाब से उद्योगों में सस्ते और उचित फ्यूल्स या ईंधन खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। फ्यूल्स हमारे क्या हैं? कोयला है, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का हम फ्यूल्स के रूप में ऊष्मा उत्पादकता यानी कैलोरीज के आधार पर काम लेते हैं। तीसरा है कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब जानते हैं कि हमें कैसा भोजन करना है? संतुलित भोजन करना है। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीकृत होता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और खाद्य पदार्थों की जो दहन की ऊष्मा है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों की अलग अलग दहन ऊष्मा होती है और उसके आधार पर ही हमें अपने दैनिक भोजन में उन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सजातीय श्रेणी यानी हम क्या ले रहे हैं? होमोजीनस चेन। जैसे सपोज करते हैं कि हमने CH4 से शुरू किया है, नेक्स्ट CH2 जोड़ते जाएंगे और ऐसे हमें आगे नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते जाएंगे जो एक होमोजीनस चेन या सजातीय श्रेणी में कहलाएंगे। और इन सजातीय श्रेणी के पदार्थों में जो दहन ऊष्मा है उसमें एक निश्चित अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मीथेन की दहन ऊष्मा कितनी है? -222 यानी 222 किलो कैलोरी है। और इसके बाद जो आएगा हाइड्रोकार्बन उसमें हम क्या जोड़ेंगे? -CH2 समूह और उसकी दहन की ऊष्माओं में अंतर कितना होगा? 15.8 किलो कैलोरी। इसका मतलब जो CH2 समूह है उसकी ऊष्मा कितनी है? 15.8 कैलोरीज। तो हम एक सिंपल फार्मूला निकाल सकते हैं कि किसी भी सदस्य की होमोजीनस चेन में दहन ऊष्मा डेल्टा H बराबर -222, वो किसकी है? मीथेन की, माइनस N नंबर किसका है? CH2 समूह कितने जुड़े हैं और मल्टीप्लाइड बाय 15.8 जो किसकी दहन ऊष्मा है? CH2 की। तो ये हमारी एक जनरल कैलकुलेशन हो गई जब हम होमोजीनस कंपाउंड्स या होमोजीनस चेन वाले कंपाउंड्स कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार अन्य कार्बनिक पदार्थों की सहायता से भी हम भिन्न भिन्न परमाणुओं, समूहों और बॉन्ड्स सबकी कंबशन एनर्जी या दहन की ऊष्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा। उदासीनीकरण इसका मतलब यहाँ हम क्या ले रहे हैं? अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार की आपस में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब यह है कि हमने तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ लिया है को तनु विलयनों के स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे हैं, पानी में घोल के तनु विलयन बना रहे हैं और आपस में जब क्रिया करा रहे हैं तो पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की ऊष्मा। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है और निकल भी सकती है। तो एक सिंपल उदाहरण हमने लिया है HCl और NaOH का, दोनों प्रबल अम्ल और क्षार हैं, स्ट्रॉन्ग। तो HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस जलीय विलयन लिए हैं तो किस NaCl प्लस H2O
और उदासीनीकरण की ऊष्मा कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी। यानी अगर हमने 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ लिए हैं दोनों के, तो -13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। हेस के प्रयोग द्वारा भी हम यह निकाल सकते हैं कि उदासीनीकरण की ऊष्माओं का मान लगभग स्थिर रहता है। मतलब अगर हम प्रबल अम्ल लें, हम दुर्बल अम्ल लें, प्रबल क्षार लें, दुर्बल क्षार लें, तो अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति पर यह निर्भर नहीं करता उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान। उदासीनीकरण की ऊष्माओं को भी हम दहन की ऊष्मा से ही निकालते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने दूसरा अम्ल ले लिया है HNO3 प्लस NaOH, वो भी कैसे हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। और उदासीनीकरण की ऊष्मा यहाँ भी कितनी आई, -13.7 किलो कैलोरी। इसी तरह से अगर हम क्षार को बदल देते हैं, सपोज करते हैं हमने HCl लिया और KOH लिया, तब भी उदासीनीकरण की ऊष्मा कितनी आई, -13.7 किलो कैलोरी। इसका मतलब अम्ल और क्षार की प्रकृति पर उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान नहीं होता। अब चूँकि अम्ल और क्षार ले रहे हैं, तो ये कैसे हैं, विद्युत अपघट्य हैं, तुरंत अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अगर हम इक्वेशन को HNO3 और NaOH की जगह H प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस लिखें, प्रोडक्ट्स को कैसे लिख सकते हैं, चूँकि वो भी आयनिक अवस्था में है, Na प्लस NO3 माइनस, और साथ में पानी जो है वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर जो हमारी रिएक्शन है वो ये हो रही है कि H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। बाकी तो सब आयनिक अवस्था में है, तो पानी बन रहा है अपने आयन से। अतः उदासीनीकरण की ऊष्मा को 1 ग्राम मोल H प्लस और 1 ग्राम मोल OH माइनस द्वारा बने हुए पानी की हम किससे निकाल सकते हैं, संभवन ऊष्मा से, हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। उदासीनीकरण की ऊष्मा में अगर हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे, तो भी उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कुछ ही कम आता है। और इसका मतलब 1 मोल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के पूर्ण आयनन में अवशोषित ऊष्मा को हम उस अम्ल या क्षार की आयनन ऊष्मा या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। जब हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं, तो उस वक्त हम शब्द उदासीनीकरण की ऊष्मा लेने की बजाय एक नया शब्द ले रहे हैं, आयनन की ऊष्मा, क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में पूर्णतः आयनिक अवस्था में नहीं है। तो अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NH4OH का, कैसा है वो, दुर्बल क्षार है। तो पहले हमने अभिक्रिया कराई प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की, HCl प्लस NaOH, तो कैसे आया, NaCl प्लस H2O। दूसरी बार हमने क्षार दुर्बल ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl प्लस NH4OH, तो NH4Cl प्लस H2O। अब हम जानते हैं कि हम उपरोक्त अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, और पानी बनते वक्त डेल्टा H हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके बराबर है, -13.7 किलो कैलोरी। और अब हम इस समीकरण को परिवर्तित फॉर्म में लिख रहे हैं, NH4OH प्लस H प्लस किसके बराबर हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस H2O। और अब हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी उदासीनीकरण की ऊष्मा दुर्बल क्षार के लिए थोड़ी सी कम आती है। कितनी आ रही है, -12.27 किलो कैलोरीज। और कितना अंतर है, +1.43 किलो कैलोरीज का अंतर है। इसका मतलब +1.43 किलो कैलोरीज जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनन एंथैल्पी या आयनन की ऊष्मा है। अब
विलयन की ऊष्मा। विलयन की ऊष्मा का मतलब एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोला जाए। मतलब अब हम एक तनु विलयन बना रहे हैं। बहुत सारा पानी लेकर एक मोल पदार्थ लें और 1 लीटर पानी ले लिया। अब हम उसको घोल रहे हैं और उस वक्त तनुकरण करते वक्त और अधिक पानी नहीं मिलाना है। 1 मोल को 1 लीटर में डाला और उस वक्त जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ उसको हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन आयनन की ऊष्मा का उतना तनुकरण है या उतना डाइल्यूशन है कि उसके बाद और अधिक पानी मिलाने पर भी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे HCl गैस है और उसके अंदर हमने पानी मिलाया है, द्रव अवस्था में, जलीय अवस्था में आ गया HCl एक्वस। उस वक्त डेल्टा H हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, S, यानी विलयन की ऊष्मा किसके बराबर हुई, -74.85 किलो जूल, या हम कैलोरीज में लेते हैं तो -17.89 किलो कैलोरी। अगर हम NaCl लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, उस वक्त कितनी ऊष्मा में परिवर्तन है, 2.28 किलो कैलोरीज या 9.54 किलो जूल। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हम HCl में ले रहे हैं तो विलयन की ऊष्मा बाहर निकल रही है ऊष्मा, पर जब हम NaCl का विलयन बना रहे हैं तो तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। तनुकरण की ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि विलयन की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर होता है। सपोज करते हैं कि हमने पहले 1N सॉल्यूशन बनाया है, फिर हम उसको तनु कर रहे हैं, उसमें डबल पानी डालकर उसको 0.5N बना रहे हैं, यानी 1/2 बना रहे हैं, और उस वक्त जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तनुकरण की ऊष्मा। एक सिंपल उदाहरण से दिया हुआ है, जैसे HCl गैस है, पहले हमने उसमें कितना पानी डाला, 10H2O। 10H2O डालने पर HCl 10H2O के साथ ऐड हो गया और हमारी जो ऊष्मा में परिवर्तन आया वो आया -69.01 किलो जूल, यानी इतनी ऊष्मा बाहर निकली। अब हम दूसरी अभिक्रिया कराते हैं जिसमें हम 25H2O मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो जब 25H2O मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस वक्त ऊष्मा जो बाहर निकल रही है वो है -72.03। तो इसका मतलब जब हम 10 और 25 यानी 15 H2O पानी और डालते हैं तो उस वक्त जो अतिरिक्त ऊष्मा निकली वो कितनी निकली, -3.02 किलो जूल। और ये जो 3.02 किलो जूल ऊष्मा है उसको हम तनुकरण की ऊष्मा कहते हैं। अब कुछ नियम है थर्मोडायनेमिक्स के, लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं हम। तो लैप्लेस नियम है या लवंजे एवं लैप्लास नियम दोनों कहा जाता है कॉमनली। इस नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं कि एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। मतलब अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, सपोज करते हैं कि वो अग्र भाग में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, उस वक्त जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ जब वो विपरीत परिस्थितियों में चलेगी तो वही उतनी ही मात्रा में ऊष्मा में परिवर्तन होगा। जैसा उदाहरण देखते हैं हम, सल्फर सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस के साथ हमने ऑक्सीकृत किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई और ऊष्मा में जो परिवर्तन हुआ वो -296.9 किलो जूल हुआ। अब अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वापस उसके तत्वों में तोड़ते हैं तो क्या होगा, सल्फर प्लस O2, और अब
ऊष्मा अवशोषित होगी 296.9 किलो जूल। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पानी बन रहा है तो H2 प्लस हाफ O2 पानी बना और पानी बनते वक्त ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ -285.83 किलो जूल। और अगर हम पानी को वापस गैसीय अवस्था में परिवर्तित करें तो हमें तंत्र को उतनी ही ऊष्मा वापस देनी होगी। तो दूसरा नियम हैज़, और हैज़ कह रहे हैं स्थिर ऊष्मा का नियम है। स्थिर ऊष्मा के नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक प्रक्रम में अगर हम 2 या 2 से अधिक विधियों से संपन्न कराते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसेस से हम एक ही अभिक्रिया को कराते हैं, तो हर प्रक्रम में परिवर्तन ऊष्मा का या एंथैल्पी का परिवर्तन एक जैसा होगा। यानी सपोज करते हैं कि हम आगे डायग्राम देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम है। हमारी अभिक्रिया हो रही है A से B में। पहले स्टेप में हमने A से सीधा गए B पर और हमारी एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ डेल्टा H। दूसरा स्टेप हमने लिया कि हम A से पहले C पर गए और फिर C से हम B पर गए, तो हमारी जो हैं वो डेल्टा H A फिर डेल्टा H B, तो ये हमारी एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ। तीसरे स्टेप में हम A से X पे गए, X से Y पे गए और फिर Y से B पर गए, और इस वक्त जो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 है। तो हैज़ के नियम के अनुसार डेल्टा H यानी A जब सीधा B में परिवर्तित हो रहा है तो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H A प्लस डेल्टा H B, और दिस इज आल्सो इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होते वक्त हम किसी भी मार्ग से जाएं, एंथैल्पी में परिवर्तन या ऊष्मा में परिवर्तन एक जैसा होता है। और ये हम इससे भी कह सकते हैं क्योंकि हम न तो ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, तो ऊष्मा में परिवर्तन हमेशा एक जैसा होगा। एप्लीकेशंस ऑफ हैज़ लॉ। हैज़ लॉ के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, और अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्मा में परिवर्तन सीधे नहीं निकाल सकते, तो फिर हम हैज़ के नियम द्वारा इनकी गणना करते हैं। और इस हैज़ के नियम की गणना के लिए हम एक साइकिल होता है बॉन होवर्थ साइकिल, उसके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि जैसे हमने इथेनॉल लिया है और इथेनॉल को हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या है उसकी ऊष्मा, दहन की ऊष्मा -137.6 किलो जूल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी जो कि द्रव अवस्था में है, उनकी संभवन ऊष्माएं भी आपको दी गई हैं, तो हमको इथेनॉल की क्या निकालनी है, फॉर्मेशन की एनर्जी, संभवन ऊष्मा। यहाँ आपको इथेनॉल की दहन ऊष्मा दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की संभवन की ऊष्माएं दी गई हैं। तो हम रिएक्शन करा रहे हैं, इथेनॉल लिक्विड में है ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना, इन दोनों की आपको संभवन की ऊष्माएं पता हैं, तो हम इक्वल करके देखिए इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा का हैज़ के लॉ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बंद ऊर्जाओं का उपयोग करके भी हम अभिक्रिया की ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जीज, आपस में जो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH4 लिया है प्लस Cl2 की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो CH3Cl बना प्लस HCl बना। तो किस किस तरह के बॉन्ड हैं, CH बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है और HCl H और Cl बॉन्ड है। तो जितने भी तरह के बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जीज हमने कैलकुलेट करी है। देखिए डेल्टा H बराबर डेल्टा H ऑफ CH प्लस डेल्टा H ऑफ Cl क्योंकि Cl2 लिया है हमने, माइनस रिएक्टेंट्स क्या है, डेल्टा H ऑफ CCl
और प्लस डेल्टा एच ऑफ HCl। तो ये हमारी इस तरह से बॉन्ड एनर्जीज के द्वारा हम अभिक्रिया की ऊष्मा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी किया जा सकता है अभिक्रिया की ऊष्मा उसी तरह से। यहाँ हमने उदाहरण लिया है बेंजीन का। तो बेंजीन में कितने तरह के बॉन्ड्स हैं? CH, फिर C सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C। तो ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं और इन 3 तरह के बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी के द्वारा हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यौगिकों की बॉन्ड एनर्जी के साथ आधार पर जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान कैलकुलेट करते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है कई बार उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में। तो उस स्थिति पर हमको यौगिक की क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है? रेजोनेंस एनर्जी भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अब रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो जैसे हमने पिछला एक एग्जाम्पल लिया था बेंजीन का, हम सब जानते हैं बेंजीन में रेजोनेंस होता है। तो क्योंकि C डबल बॉन्ड C किसी एक कार्बन से नहीं जुड़ा होता, वो 6 कार्बन के साथ रोटेट होता रहता है। तो अब उनकी बॉन्ड एनर्जी CH, C सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C की एनर्जीज अलग अलग आपको स्लाइड में दिखाई दे रही हैं। और बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा का मान प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली 5536.4 किलो जूल है। तो अब हम रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए, रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमने ये बेंजीन का डायग्राम बनाया है। C6H6 इतने तरह के बॉन्ड्स आ गए। तो डेल्टा H किसके बराबर है? 3 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड्स किस के? C सिंगल बॉन्ड C प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय C डबल बॉन्ड C और 6 मल्टीप्लाइड बाय C सिंगल बॉन्ड H। ये जब हमने कैलकुलेट करी तो हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो है 5370.0, जबकि प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आती है? 5536.4। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल गया? अनुनाद की ऊर्जा। तो इसका मतलब रेजोनेंस या बेंजीन की जो अनुनाद है वो कितना है? 166.4 किलो जूल। और इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? अनुनाद की ऊर्जा। ये सब आपका फर्स्ट यूनिट के बारे में है। आज हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे।